नमस्कार दोस्तों। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी मोसाद के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा और आप उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। मोसाद के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है और उस वीडियो को आप या तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से या आई कार्ड में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोसाद के एक और ऑपरेशन के बारे में। मोसाद के द्वारा किया गया एक ऐसा आर्मी ऑपरेशन जो कि 20 साल तक चला था और 20 साल के बाद ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ था। मोसाद एक बहुत ही खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है और अगर मैं बात करूं तो दुनिया की टॉप 5 एजेंसीज में मोसाद का नाम भी आता है। मोसाद जितना एक सुनने में खतरनाक नाम लगता है, उससे खतरनाक इन्होंने काम को अंजाम दिया है। मोसाद को किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मोसाद आज तक जहां पर भी गया है और जितने भी ऑपरेशन मोसाद ने किए हैं उसमें मैक्सिमम ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोसाद के एक ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड के बारे में, जिसका मतलब है भगवान का कहर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात है 1972 की, जब जर्मनी के म्यूनिक में ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जा रहा था और ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट हुए एक हफ्ता बीत चुका था। एक हफ्ता बीत जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और ओलंपिक गेम्स अपने चरम पर थे। तभी एक दिन 8 लोग जो कि ट्रैक पैंट पहने हुए थे वो एक दीवार को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो 8 लोग देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे ये किसी देश के एथलीट्स हों या प्लेयर्स हों, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन जाने अनजाने में वहाँ से कुछ कनाडा के खिलाड़ी उस समय पर गुजर रहे थे। तो जब उन कनाडा के खिलाड़ियों ने उन लोगों को देखा तो कनाडा के खिलाड़ियों को लगा कि ये किसी देश के ही प्लेयर्स हैं और इन्हें अंदर आने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में वो कनाडा के खिलाड़ी जाने अनजाने में उनकी दीवार को फाड़ने में मदद कर देते हैं और वो लोग बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद वो कनाडा के खिलाड़ी अपने रूम में चले जाते हैं और वो जो 8 लोग बिल्डिंग में दाखिल हुए थे वो इजराइल के खिलाड़ियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब ये 8 लोग हर कमरे की तलाशी लेते हैं और हर कमरे में इजराइल के खिलाड़ियों को ढूंढते हैं। ऐसे में कुछ खिलाड़ी अभी तक जाग रहे थे और वो खिलाड़ी जब इस तरह से शोर शराबा सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और जैसे ही कोई भी खिलाड़ी उनके रास्ते में आता है या उनसे पूछने की कोशिश करता है कि आप लोग कौन हैं, तो वो लोग सीधा उसे गोली मार देते हैं। इसके बाद वो इजराइल के खिलाड़ियों की तलाश करते करते आगे बढ़ते हुए उन तक पहुंच जाते हैं और इजराइल के खिलाड़ियों को अपना बंधक बना लेते हैं। इसी बीच में जो भी खिलाड़ी उनके रास्ते में आता है वो उन्हें मार देते हैं। हालांकि कई खिलाड़ियों ने कोशिश की कि वो दूसरे खिलाड़ियों को आगाह कर दें, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते उन खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगली सुबह तक ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि 8 लोगों ने इजराइल के कुछ खिलाड़ियों को बंधक बना लिया है। अब ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र इजराइल पर थी कि इजराइल इस पर क्या रिएक्शन देगा। लेकिन इजराइल की आतंकवाद को लेकर पहले से ही नो टॉलरेंस पॉलिसी रही है, यानी ना इजराइल आतंकवादियों की बात सुनेगा और ना ही उनकी मांगों को पूरा करेगा। लेकिन ये जो 8 लोग बिल्डिंग में घुसे थे ये लोग पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे और फिर इन्होंने अपनी डिमांड्स रखनी सरकार के सामने शुरू की। इन लोगों की डिमांड थी कि इजराइल की अलग अलग जेलों में जो इनके 234 साथी बंद है उन्हें रिहा किया जाए, लेकिन इजराइल ने सीधा सीधा इनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। ये लोग काफ़ी समय तक अपनी बात को मनवाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन इजराइल ने इनकी एक ना सुनी। इसके बाद स्थिति को गंभीर होता देखकर इजराइल जर्मनी से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी आर्मी को म्यूनिक भेजना चाहता है और अपनी आर्मी के ऑपरेशन के द्वारा अपने खिलाड़ियों को रिहा करवाना चाहता है, लेकिन जर्मनी इसकी इजाज़त नहीं देता। जर्मनी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जर्मनी नहीं चाहता कि अब और ज़्यादा खून खराबा हो और जर्मनी की और ज़्यादा बेइज्जती हो। अब काफ़ी समय तक कोशिश करने के बाद भी जब इजराइल आतंकियों की डिमांड्स को नहीं मानता तो ऐसे में वो उन आतंकियों को लगता है कि अब यहाँ से हमारा निकलना ही सही है। तो अब ऐसे में वो 8 आतंकी इन इजरायली खिलाड़ियों को अपनी ढाल बनाते हैं और जर्मनी की सरकार के सामने
अपनी शर्तें रखते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए एक बस मुहैया करवाई जाए और साथ में उनके लिए एयरपोर्ट पर 2 चॉपर भी तैयार होने चाहिए। अगर उनके साथ जर्मनी की सरकार कुछ भी गलत करने की कोशिश करती है तो उसका अंजाम क्या होगा, इसका नमूना दिखाने के लिए वो आतंकवादी इजराइल के 2 खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार देते हैं और उन्हें दरवाजे से बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद जर्मनी की सरकार को समझ आ जाता है कि अगर हमने कुछ भी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में भी कुछ चीज़ें चल रही थी। बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही थी वो ये थी कि जैसे ही ये आतंकवादी इजराइल के खिलाड़ियों को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो वहां पर पहले से ही जर्मन आर्मी के शार्प शूटर्स मौजूद रहेंगे और जैसे ही इन शार्प शूटर्स को मौका मिलेगा ये मौका देखकर इन आतंकवादियों को मार गिराएंगे और इजराइल के खिलाड़ियों को आज़ाद करवा लिया जाएगा। तो प्लान के तहत अब वो आतंकवादी वहाँ से निकलते हैं और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद ये आतंकी जैसे ही इजरायली खिलाड़ियों को लेकर चॉपर में बैठना शुरू करते हैं, मौका मिलते ही जर्मन आर्मी के शार्प शूटर 3 आतंकवादियों को मार गिराते हैं। अब जब 3 आतंकवादी वहां पर मार गिराए जाते हैं तो बाकी के 5 आतंकियों को ये बात समझ आ जाती है कि हमारा यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। तो ऐसे में वो अपनी बंदूक को इजराइल के खिलाड़ियों की तरफ कर देते हैं और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद इजराइल के 9 खिलाड़ियों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और साथ में इन 5 आतंकवादियों को भी जर्मन आर्मी के द्वारा मार गिराया जाता है। लेकिन उस दिन इस बात को गुप्त रखा जाता है और ये बात बताई जाती है कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अगले दिन सुबह होते ही सब कुछ क्लियर हो चुका था और ये बात पता चल चुकी थी कि इजराइल के 11 के 11 खिलाड़ी मारे जा चुके हैं। अब इसके बाद दुनिया एक बार फिर से इजराइल की ओर देख रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा और इजराइल का कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर आएगा। और अब बात इजराइल की भी इज्जत पर आ चुकी थी, क्योंकि किसी दूसरे देश में जाकर उसके 11 खिलाड़ियों को आतंकियों ने बहुत आसानी से मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद इजरायली सरकार ने तत्कालीन एक मीटिंग बुलाई और जिसमें कि उसने मोसाद के बड़े बड़े ऑफिशियल्स को बुलाया और एक योजना तैयार की कि जो भी लोग इस ऑपरेशन में शामिल थे, जिन्होंने भी ये साजिश रची या छोटे से छोटा जो भी इस साजिश में शामिल था, उन सबको मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया रेथ ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का कहर। इसके बाद इजराइल ने 2 दिन के बाद ही अपने मंसूबे जाहिर कर दिए थे, जब उसने सीरिया और लेबनान में PLO यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 10 ठिकानों पर बमबारी की और वहां पर 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें कुछ बेकसूर लोग भी शामिल थे। अब ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की तैयारियां शुरू हुई और मोसाद के कुछ ऐसे एजेंट्स को बुलाया गया जो काफ़ी समय से इनएक्टिव थे, जिन्हें कोई पहचानता नहीं था। उन एजेंट्स को बुलाया गया और उन एजेंट्स को कहा गया कि आप इस ऑपरेशन के बारे में ना अपनी फैमिली को बताएंगे, ना फ्रेंड्स को बताएंगे, ना आप इसका किसी के साथ जिक्र करेंगे। और अगर आप इस ऑपरेशन के दौरान पकड़े जाते हैं तो इजराइल आपको अपना नागरिक एक्सेप्ट नहीं करेगा या आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि आप मोसाद के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में अब ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की शुरुआत होती है और रेथ ऑफ गॉड की शुरुआत के 2 महीने बाद ही एक इंसान जो कि इस ब्लैक सितंबर ऑपरेशन में शामिल था। ब्लैक सितंबर ऑपरेशन वो ऑपरेशन था जिसके अंतर्गत इजराइल के 11 खिलाड़ियों की मौत हुई थी। तो अब 2 महीने बाद यानी कि नवंबर में पहला शिकार मोसाद अपना करता है, जिसका कि डायरेक्ट कनेक्शन इस ऑपरेशन सितंबर के साथ था। तो उस इंसान को मारने के लिए इजराइल के एजेंट्स प्लान बनाते हैं और वो उसकी दिनचर्या को नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि ये इंसान सुबह जल्दी निकल जाता है और उसके बाद शाम को ही वापस अपने रूम पर पहुंचता है। तो ऐसे में इजराइल के मोसाद के एजेंट्स जब उसकी पूरी दिनचर्या को नोटिस कर लेते हैं, उसके कुछ दिन बाद वो प्लान बनाते हैं कि इसे हम इसके बेड के नीचे एक बम लगाएंगे और जैसे ही ये इंसान अपने बेड पर लेटेगा हम उस बम को ब्लास्ट कर देंगे। तो एक दिन ऐसा ही होता है, जैसे ही वो इंसान वापस अपने रूम पहुंचता है और बेड पर लेटता है, ठीक उसी समय उस बम को ब्लास्ट कर दिया जाता है और उस इंसान के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब मोसाद के एजेंट्स के पास उन सभी की लिस्ट थी जो कि इस ऑपरेशन ब्लैक सितंबर में शामिल थे।
तो अब मोसाद के एजेंट्स का उद्देश्य सिर्फ एक था कि जिन जिन का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है उन सबको मौत के घाट उतारना है। लेकिन इसमें मोसाद से एक गलती हो जाती है। गलती ये होती है कि एक इटली का वेटर था जो कि मोसाद के एजेंट्स द्वारा मार दिया जाता है, लेकिन वो बेकसूर था। और इसके बाद जब इटली की गवर्नमेंट वहाँ पर तफ्तीश करती है तो उन्हें पता चलता है कि मोसाद के एजेंट्स इस तरह से दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद मोसाद और इजराइल को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर के कारण इस मिशन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है। लेकिन मोसाद और इजराइल इस ऑपरेशन को सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए ही रोकते हैं। उसके बाद ये ऑपरेशन चलता रहता है और आखिरकार 18 से 20 साल के बाद जब इस ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से जुड़े हर एक इंसान को मोसाद के एजेंट्स मौत के घाट उतार देते हैं, उसके बाद ही वो चैन की सांस लेते हैं और उसके बाद ही ये ऑपरेशन पूरी तरह से क्लोज होता है। अब इस ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड को लेकर कुछ रोमांचक तथ्य ये भी है कि जो भी इंसान बंदूक की गोलियों द्वारा मोसाद के एजेंट्स द्वारा मारा गया, उस इंसान को 11 गोलियां मारी गई। और ये 11 गोलियां इस बात की निशानी थी कि जिन 11 लोगों को उन लोगों ने मारा था, एक एक गोली हर उस प्लेयर की तरफ से उस इंसान को मारी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और रोमांचक तथ्य के बारे में, तो वो ये है कि जब मोसाद के द्वारा किसी भी इंसान को मारा गया तो उसके बाद जो वो 11 प्लेयर्स थे, उन प्लेयर्स के घर पे एक फूलों का बुके भेजा जाता था और जिसके अंदर एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा होता था कि इजराइल ना भूलता है और ना ही माफ़ करता है। तो ऐसे में इजराइल ने बहुत बड़े स्तर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और यूरोप के तकरीबन 15 से 20 देशों में इस तरह से अलग अलग देशों में जाकर उन्होंने भी अलग अलग लोगों को मौत के घाट उतारा। इस ऑपरेशन के द्वारा इजराइल ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी कि हमारे देश की तरफ देखने से पहले कोई भी देश 100 बार सोचे। इसीलिए इजराइल ने इतने बड़े स्तर पर ये ऑपरेशन चलाया और उसमें सफलता हासिल की। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।